जानेंगे कि अगर हम कोरोना के संक्रमण की बात करें तो एहतियात तो बरतना है, लेकिन घर से बाहर निकलना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कामकाज पर लौटना है। लेकिन जो ये 86,000 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, या फिर तकरीबन 80,000 के आसपास जो मामले सामने लगातार आ रहे हैं पिछले 3 या 4 दिनों में अगर हम देखें, तो ये आंकड़े कितना हैरान, कितना परेशान करते हैं और क्या वाकई इन आंकड़ों से डरने की जरूरत है, इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर -23.9% पर जीडीपी जाती है तो इसके क्या मायने निकाले जाए। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार जी हमारे साथ है, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नेहा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि ओबेसिटी एंड गायनी एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा आपका। और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर एपी तिवारी जी जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। एपी तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अंशुमान जी आपसे है। देखिए, क्योंकि ये पूरा मामला लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम अक्सर इस मुद्दे को उठाते हैं। अब ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जब 500, 700, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 मामले सामने आ रहे थे सर, तब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। लेकिन अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि तकरीबन 86,000 मामले डेली सामने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं और कितना डरने की जरूरत है इन आंकड़ों से? जी, ये एक्सपेक्टेड था, प्रेडिक्टेड था। ऐसा कुछ आश्चर्य या चौंकाने वाली बात मुझे तो नहीं लग रही है, क्योंकि आपके चैनल पे भी बहुत पहले हमने कार्यक्रम किया था, उसमें भी कहा था अगर इस तरह से चला तो केसेस इतने होंगे जो चाइना के टोटल नंबर ऑफ केसेज होंगे, इंडिया में प्रतिदिन उतने केसेज होंगे आज हो रहे हैं। ये तो सच्चाई है, इसका स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़ा है। लेकिन जहां दूसरी बात है, डरने की कितनी जरूरत है। आबादी के हिसाब से देखें तो इसकी मारक क्षमता जो हिंदुस्तान में हमने देखी, परसेंटेज वाइज कितने लोग इन्फेक्ट होते हैं, उसमें कितने परसेंट में अति गंभीर रूप ले रहा है कोरोना वायरस, इंडिया में कम हम देख रहे हैं। इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी में इन बिटवीन लाइन ये है, पैनिक नहीं करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एहतियात न बरतें। जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों ने समझ लिया कोरोना खत्म हो गया और पूरी तरह से जीवन को सामान्य मानने लगे। ऐसा नहीं है। जो एडवाइजरी जारी की गई है, अभी भी सभी लोगों को, या तो संक्रमित हो चुके हैं, निकल चुके हैं उनको भी, और जो नहीं है उनको तो खास करके, सारी एडवाइजरी को उसी तरह से अभी भी फॉलो करना है। जी नेहा, बिल्कुल। तो एडवाइजरी को पूरी तरह से फॉलो करना है और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोरोना को मात देनी है तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या कुछ एहतियाती कदम है और किस तरह से आपको उन कदमों को उठाना है और उन तमाम एडवाइजरी को फॉलो करना है। डॉक्टर नेहा गुप्ता, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। लेकिन मैम, ये भी हमने देखा कि ओपीडी बंद है। ओपीडी बंद होने से तमाम और जो बीमारियां हैं उससे संबंधित वो उन बीमारियों का इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोरोना को अगर अलग कर दिया जाए तो और भी तमाम बीमारियां हैं जिसकी वजह से इससे पहले, कोरोना से पहले हमने देखा कि अस्पतालों में भीड़ लगी रहती थी, ओपीडी खुलते थे और डॉक्टर्स को टाइम नहीं मिलता था। वो तमाम जो मरीज है, पहले तो वो जाने से कतरा रहे हैं हॉस्पिटल, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, जाते भी हैं तो उनके हाथ मायूसी लगती है। इस स्थिति में क्या आपको लगता है कि कोरोना कहीं ना कहीं उन तमाम बीमारियों पर हावी होता जा रहा है? एब्सोल्युटली। अगर हम देखें तो जो हमारी नॉर्मल ओपीडीज हैं हॉस्पिटल्स की, उसमें हम 10%, 15% के ओपीडी कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी पेशेंट को इस बात का डर है कि अगर वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और रूटीन टेस्ट के लिए या जो ऐसी सर्जरीज जिनको अभी कुछ समय के लिए इमरजेंसी नहीं मान रहे हैं, बट उनको हम अगर टाल रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी बीमारियां बढ़ रही हैं हमारी। जैसे किसी को अगर कोई सिस्ट है या बाकी ऑपरेशंस हैं जो बिनाइन डिजीजेस लिए करे जाते हैं, ऐसी सर्जरीज को भी आप देखेंगे कि समय के साथ वो वर्सन हो रही हैं। और जो जानलेवा बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोग, कई लोग हैं जो इस डर की वजह से अभी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि अगर हम बाहर गए तो शायद कोरोना की वजह से हमें ज़्यादा परेशानी है रादर देन हमारी बाकी बीमारियों के। बट ये सोच गलत है। अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हमें कई साल लग जाएंगे और ओपीडी अपना नॉर्मल रूप ले पाए और सारी फंक्शनैलिटी नॉर्मल तरीके से हो पाए जैसे कोरोना के समय से पहले हो रही थी, इसमें हमें बहुत समय लगेगा। सो आई फील इस डर को मन से निकाल कर
जो सर्जरीज हैं, जो नॉर्मल विजिट्स हैं, फॉलोअप्स हैं, हमें उनको करना होगा धीरे धीरे एंड सारे प्रिकॉशंस लेकर करें। ऐसा नहीं है प्रिकॉशंस लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एपी तिवारी जी सर कैसे बढ़े आगे, क्योंकि डर और एक खौफ जहन में है कि अगर हम बाहर निकलेंगे, कामकाज पर लौटेंगे, गैदरिंग में जाएंगे तो कोरोना संक्रमित होने का डर बना रहेगा। जीडीपी भारत की अगर तिमाही की बात करें तो सर ये -23.9% पर पहुंच गई है। ऐसे में जो डर और खौफ को कैसे साइड करते हुए घर से बाहर निकले, क्योंकि लोग जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कामकाज पर नहीं लौटेंगे तो भारत की जीडीपी भी ऊपर नहीं आएगी। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, डर और खौफ। तिवारी जी आवाज मिल पा रही है आपको? अच्छा, हेलो जी, हाँ, आवाज मिली थी जी। जहाँ तक कुल मिलाकर जो जीडीपी में एक कहेंगे ऋणात्मक ग्रोथ दर्ज हो रही है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। जैसा आप रख रही 23.9% की, अगर देखा जाए बीते साल तो इसी तिमाही में ये 5.2% ग्रोथ रेट थी जीडीपी की। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खेती ने संभाला पूरी अर्थव्यवस्था को। जो कृषि, वानिकी और मछली पालन का क्षेत्र है, इसकी ग्रोथ रेट 3.4% दर्ज हुई है, जबकि बीते साल के इसी तिमाही में ये 3% थी। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन में सबसे जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। ये -50.3% ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई इसकी। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि बात आ रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी में वृद्धि हुई विशेष रूप में कोरोना के आघात के चलते जो लॉकडाउन लागू किया गया, आर्थिक गतिविधियों को चोट पहुंची, उसका परिणाम हुआ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज्यादा -47.0% की ग्रोथ दर्ज हुई है। ये वो सेक्टर है निर्माण का क्षेत्र जिसे कहते हैं, जिसमें आय वृद्धि के सापेक्ष रोजगार के बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है। ऐसे देखने की बात है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी की ग्रोथ रेट घट रही है, तो क्या आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से खोल दिया जाए? मैंने आपके सम्मानित चैनल पर पहले भी इस बात को रखा था कि जो मानव संपदा है, मानव जीवन है, मानव पूंजी जिसे कहते हैं, उसकी सुरक्षा एक प्रकार से प्रीरिक्विजिट है, एक पूर्व शर्त है किसी भी देश की आर्थिक तरक्की के लिए। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है और फूंक कर कदम तो रखा जा रहा है, लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि पिछले 6 महीने से सर लोग घर पे बैठे हैं, कब तक घर से चलाएंगे? खर्चे वहीं के वहीं हैं। आखिर कैसे अपने घर को पाले, कैसे अपने परिवार को पाले, कैसे अपना पेट पाले, ये एक बड़ी समस्या उनके सामने है। और यही वजह है कि लोगों को मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ता है। सर इस विषय पे भी हम आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्पेशल एडिशन। भाई साहब चेकिंग है, पहले ब्रशिंग है, चूना चूना हर दिन चूना, दांतों को चूना लगने से बचाने वाला चाहिए, चूना चूना हर दिन चूना। इस पे प्रॉब्लम क्या है? साधारण टूथपेस्ट का इस्तेमाल यानी अधूरी सफाई। अब अधूरी सफाई नहीं, नया डाबर बबूल आयुर्वेदिक पेस्ट। इसमें है 5 आयुर्वेदिक तत्व, लौंग कीटाणुओं से लड़े। और बबूल यानी कुदरती मजबूत दांत। डाबर बबूल आयुर्वेदिक पेस्ट यानी कुदरती मजबूत दांत। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है। देश की बात किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, क्या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है क्योंकि बात आज हम कर रहे हैं कोरोना पर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या किस कदर बढ़ रही है और ये कितनी खतरनाक है और क्या वाकई इस बढ़ती संख्या से डरने की जरूरत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि लोगों के जहन में एक डर, एक खौफ हो रहा है, वो एक बना हुआ है। जाहिर तौर पे उससे निपटने की जरूरत है, एक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर डेवलप करने की जरूरत है कि अगर वो एहतियात के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो वो सुरक्षित रह सकते हैं। आप एहतियात बरतिए और घर से बाहर निकलिए, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगाई हुई है। जब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कामकाज पर नहीं लौटेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था का वापस बेहतर होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अंशुमन जी, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो 170 से ज्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है। 30 से ज्यादा जो वैक्सीन है अब ह्यूमन ट्रायल के अंतिम दौर पर है। तो क्या आपको लगता है कब तक सर ये उम्मीद जताई जा सकती है कि वैक्सीन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, या फिर ये जो 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम दौर में है, तो क्या आपको लगता है कि क्या उम्मीद करें कि दिवाली से पहले ये वैक्सीन आ सकती है, या फिर लोगों को कहीं ना कहीं से एक राहत महसूस हो सकती है? जी नेहा, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है, लेकिन एक डॉक्टर या साइंटिस्ट के लिए इसका जवाब देना बहुत कठिन है। कारण बताता हूँ। जैसे वैक्सीन का रिसर्च जिस तरह से होता है, वो किसी तिथि तारीख को देख के वैक्सीन लॉन्च नहीं की जा सकती है। जैसे आपने देखा हुआ अतीत में अनाउंसमेंट के तहत क्या कहा गया था, 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च है, उसी तरह से दिवाली की बात करिए। आज तक मेडिकल हिस्ट्री में जो सबसे जल्दी वैक्सीन डिस्कवर करके मार्केट में लाई गई थी, मम्स जिसको कहते हैं पैरोटिड की स्वेलिंग को, मम्स का वैक्सीन 4 साल लगे थे। इस पे पूरे विश्व के साइंटिस्ट बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। 2 समस्याएं महसूस की जा रही है साइंटिस्ट को इसके वैक्सीन डेवलप करने की। एक, आरएनए वायरस होने के कारण, इसमें म्यूटेशन होने के कारण पॉसिबिलिटी जो हो रही है वैक्सीन फेल हो रहा है बार बार। दूसरा, जो इन्फेक्शन जिनको हो गया है उन मरीजों में देखा गया इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने के बाद उसका लेवल नीचे उतरने लगा। जब ऐसी स्थिति होती है तो आपने वैक्सीन दिया, एंटीबॉडी बना, 4 महीने बाद अगर एंटीबॉडी डाउन हो जाता है तो वैक्सीन कारगर नहीं होती है। एटलीस्ट वैक्सीन को हम मानते हैं 1 साल 2 साल के लिए कारगर हो। ये 2 समस्या, बड़ी कठिन समस्या इसमें आ रही। तीसरी जो चीज होती है वैक्सीन में देखने की, एडवर्स रिएक्शन। अगर वैक्सीन दें और किसी को कोरोना हो जाए और स्थिति गंभीर हो जाए तो इसको ट्रायल में लिया। इन ट्रायल को करते हुए 1-2 कंपनी ऐसी है, बॉडी के अंदर एक सेल होता है टी सेल, उसमें इम्प्रेग्नेट करके ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये सस्टेनेबल इम्यूनिटी हम अचीव कर लें तो भी वैक्सीन आने में अभी कम से कम जो साइंटिस्ट का मानना है 6-8 महीने ज्यादा लगेंगे। बेशक विश्व के सभी देश होड़ में लगे हुए हैं कौन पहले वैक्सीन ले आए, किसका मार्केट पे कब्जा हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। और इसका मेरा मानना है कि साइंटिस्ट पे इसके लिए दबाव नहीं देना चाहिए। डॉक्टर नेहा, ये कितना मुश्किल है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अनलॉक 4 की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। काफी हद तक अब चीजों को खोल दिया गया है। जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है अभी 7 सितंबर से जब मेट्रो भी शुरू हो जाएगी तो जो हालात हैं वो कुछ इस कदर होंगे कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, हर तरफ गैदरिंग बढ़ेगी। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि इन सब से पार पाने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। तो अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहते हैं कि नए साल तक या दिवाली तक कुछ ऐसा बेहतर चीजें देखने के लिए मिलेगी, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही देश में कोरोना वैक्सीन आ सकती है? जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा, वैक्सीन आने के लिए वी हैव टू सी मल्टीपल पैरामीटर्स। ये देखना कि वैक्सीन एफिकेशियस है, मतलब इतनी एंटीबॉडी बना पा रही है कि उससे हम 4 महीने नहीं, साल भर या 2 साल तक इम्यूनिटी हमारी बॉडी में रहे, उसके साइड इफेक्ट्स ना हो और इजीली अवेलेबल हो, एफिकेशियस हो। ये सारी चीज़ें के लिए साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अगर हम बाकी नॉर्मल चीज़ों की बात करें कि जो स्थिति अनलॉक की हमारी शुरू हो रही है, आई स्टिल फील जो असेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें ज़रूरी है, जैसे अगर हम असेंशियल हेल्थ सर्विसेज की बात करें, उनका बिल्कुल नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सोशल गैदरिंग्स हैं, जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं,
जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं या हम किसी भी तरह प्लेट्यू पर जाकर डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, हम कैसे ये सोच लें कि नहीं सब कुछ ठीक है और हम अनलॉक के साथ सारी सोशल गैदरिंग्स में जाना उचित होगा और सबको ये बोलना उचित होगा कि वो अपने घरों से बाहर निकलें। बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। ऐसे में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को अपने घर चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वही लोग जिनको ज़रूरी है जाना, काम पर जाना ज़रूरी है, अपना घर चलाना ज़रूरी है, जिनका काम वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकता, डेफिनेटली हम उनको रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप वेट करिए वैक्सीन आएगी तभी आप बाहर निकलें। लेकिन जो सोशल गैदरिंग्स अवॉइडेबल हैं, जो ज़रूरी नहीं है, ऐसे क्राउडिंग को और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ही समझदारी है। अगर हमारी मेट्रो खुलती है आगे, तो कम्यूटर्स वही जाएं जिनको अपने काम पर जाना जरूरी है या जिनका बाहर जाए बिना काम नहीं चलेगा। जब तक हमारी सिचुएशन बेटर नहीं होती, या वैक्सीन आ जाए या हमारी आंकड़े कम होने लग जाएं, हमारे केसेस गिरने लग जाएं, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम रेगुलराइज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को और पहले जैसा था ऐसे सोशल गैदरिंग्स कर आपस में मिलना जुलना सारी चीजें करना, यस वी कैन डू इट। बट देन जब तक हमारे आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैक्सीन नहीं आती है, तब तक हम कैसे लोगों को बोल कि आप बाहर जाएं और अपने आप को एक्सपोज होने के लिए आई फील इट्स नॉट वेरी वाइज। अगर हमारी सरकार अनलॉक कर रही है तो वो उन लोगों के लिए कर रही है जिनको अपने काम में परेशानी हो रही है, बिल्कुल काम में परेशानी हो रही है और जिनका बाहर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एपी तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है, हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ था सर, मजदूर किस कदर निकले थे, वो अपने घर, अपने गाँव, अपने उस जिले में जाने के लिए परेशान थे जहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं। तो वो भले ही उनको 1000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, वो चले, वो अपने घर पहुंचे, लेकिन ऐसे में उनका ये भी साफ तौर पे कहना था कि अगर हम कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन हम भूख से जरूर मर जाएंगे, इसलिए अभी हमें घर पहुंचना जरूरी है। वही स्थिति कुछ सर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग मार्च से अभी तक बेरोजगार हो चुके हैं, उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं, फैक्ट्री कारखाने बंद है। उनको एक बार फिर से शुरू करने के लिए जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर फिर से काम करना होगा, लेकिन किस तरह का काम करना होगा ताकि ये जो कम से कम जो दिक्कतें हुई है वो कम से कम दूर हो सके? जहाँ तक नेहा जी उन लोगों को रोजगार देने की बात है जिनकी रोजी रोटी छिन गई थी, कह सकते हैं, जो खास तौर पर शहरों में थे, दूसरे राज्यों में गए थे माइग्रेट करके, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। और ये पैदा हुई है इस कह सकते हैं एक महासंकट से। ऐसे में अगर हम बार बार इस बात को रखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मॉडल को देखा जाए, एक तरह से जिसको योगी मॉडल कहा जा रहा है, तो उसमें ये उनके जो स्किल हैं इन श्रमिकों के, उनको उनकी मैपिंग की गई और उसके लिहाज से उनको उनके ही स्थान पर जहाँ के वो रहने वाले हैं वहीं उनको काम देने की कहेंगे एक व्यवस्था की जा रही है बड़े पैमाने पर। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो पहले से स्कीम चल रही थी वो उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। जो एमएसएमई सेक्टर की इकाइयां हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको सुरक्षित किया जा रहा है। धारणा ये है कि यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाएं, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये जो क्रियाएं हैं और छोटे पैमाने पर जो औद्योगिक इकाइयां गांव की चलाई जा सकती हैं, उनमें अगर उनको काम दे दिया जाए तो रोजगार मिलेगा। और ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये खेती ही संभाल रही है पूरे आर्थिक संकट को। और जहां तक कुल मिलाकर रिकवरी का सवाल है कि बाद में क्या होगा जब हम कोरोना से बाहर आ जाएंगे, पूरी अर्थव्यवस्था इस संकट से उबर जाएगी, तो जो रिकवरी होगी, जो पुनरुत्थान होगा अर्थव्यवस्था में, वो गणितीय तौर पे बहुत सिग्निफिकेंट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि लो बेस से इकोनॉमी जब आगे बढ़ेगी तो वो ग्रोथ रेट अर्थव्यवस्था के लिए बहुत व्यापक तौर पर महत्वपूर्ण होगी। और खेती और गैर खेती की क्रियाओं को जोड़कर अगर देखें, कंस्ट्रक्शन में अगर तेजी आई तो इससे रोजगार के अवसर अधिक बढ़ेंगे और कुल मिलाकर कह सकते हैं लोगों को, खास तौर पर जो श्रमिक हैं, उनको काम मिल पाएगा।
बिल्कुल, और जमीनी स्तर पर यहाँ पे काम करने की वाकई से जरूरत है, जिस बात का जिक्र आपने किया। लेकिन अंशुमान जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर बात हम ये करते हैं कि कोरोना वैक्सीन आएगी, कब आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी भी है जिसकी सर वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। हालांकि इसके लिए पूरा विश्व लगा हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आएगी। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ एक चेतावनी जारी की है कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो उसका राष्ट्रवाद हो सकता है। तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। और यहाँ क्योंकि हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द हम लौटेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्पेशल एडिशन। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी को समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। किसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था, शहादत हासिल। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। दरअसल खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। अंशुमान जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वैक्सीन राष्ट्रवाद के खिलाफ एक चेतावनी जारी की है। इसे किस तरह से देखते हैं? अगर वैक्सीन आ भी जाती है सर, तो कौन सा देश पहले बनाएगा? वो उस देश के पास पहले से ही बुकिंग होनी शुरू हो गई है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो अमीर देश है सर, वो तो पहले प्री बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन बाकियों को क्या वैक्सीन मिल पाएगी? और अगर WHO इस तरह की चेतावनी जारी करता है तो इसके क्या मायने निकाले? जी बिल्कुल, आपने देखा ही कई बार WHO के क्रेडेंशियल पे इस बार कई सवाल या निशान खड़े हुए थे इन दिनों कि WHO ने सही समय पे वार्निंग नहीं दी और इस तरह की बहुत सारी चीजें की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन ही इसी के लिए हुआ था कि वैश्विक स्तर पे कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो, उसको संगठित क्या सुनियोजित तरीके से प्लान लाया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए, जिसके लिए हर कंट्री जो भी WHO के मेंबर्स होते हैं पैसे देते हैं उसमें, और उसके बाद उसका काम होता है सुनियोजित तरीके से, तो संगठित तरीके से चीजों को मुहैया कराना। इसमें WHO का बहुत बड़ा रोल होगा कि वैक्सीन चाहे कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी कोई भी लाए, वैक्सीन की उपलब्धता एज पर द रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, रशिया की पॉपुलेशन की, इसके हिसाब से किस तरह इसको सही तरीके से पहुंचाए, इसमें WHO का बहुत रोल है। लेकिन WHO ही अगर हतोत्साह दिखेगा तो उम्मीद किससे की जाए? फिर तो ये कंट्री टू कंट्री होगा, कौन कंट्री कितने पैसे में, फिर ये व्यापार चालू होगा। वैक्सीन अभी जरूरत है, अभी इस पे व्यापार की बात नहीं होनी चाहिए। ओब्वियसली वैक्सीन डेवलपमेंट में खर्चा आता है, कंपनी उस खर्चे को निकालेगी, लेकिन व्यापार से मेरा मतलब है एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट। बहुत ज्यादा अगर मुनाफाखोरी इसमें चालू हो जाएगी तो फिर राष्ट्रवाद, मुनाफाखोरी और उसके ऊपर बहुत सारी समस्याएं बनेंगी। इसको ध्यान देना विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही काम है और उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर नेहा, क्योंकि सामाजिक, धार्मिक, अंत्येष्टि, राजनीतिक कार्यक्रम में अब तकरीबन 100 लोग जुट सकते हैं। ऐसे में मैम अगर आप गैदरिंग में जाते हैं, जाहिर तौर पे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है, हालांकि अंतिम दौर में है ट्रायल के, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम में जाए तो क्या कुछ एहतियात बरतें ताकि कम से कम कोरोना संक्रमण से दूर रह सके? नेहा जी, हम बार बार सबको ये समझाना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी
जारी करी है, जिसमें लोगों को बोला जा रहा है कि उनका नाक और मुंह दोनों मास्क से कवर होना चाहिए। किसी भी समय अगर वो किसी गैदरिंग में जाते हैं तो आपस में दूरी बनाकर रखें, 6 मीटर की दूरी ज़्यादा एडवाइजेबल है। और खांसते वक्त, छींकते वक्त लोगों से दूर रहें या अपनी कोनी में छींकने की या खांसने की कोशिश करें। बार बार हैंड सैनिटाइज करें, बार बार हाथ को साबुन से धोएं, जिससे कि आपको बाकी चीज़ों से छूने से संक्रमण ना हो। ये सारी चीज़ें को पालन करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है जब तक हम इस बीमारी को कम नहीं कर पा रहे हैं, या जब तक हमारी वैक्सीन आकर पूरी पॉपुलेशन में नहीं आ जाती और हमें एक इम्यूनिटी लेवल इस लेवल तक नहीं पहुंच जाता कि हम आपस में एक दूसरे से इन्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ये सोशल गैदरिंग्स में जाना अभी हमारे हिसाब से ठीक है। डॉक्टर नेहा, एक चीज मुझे और समझाइए यहाँ पर, क्योंकि हम लगातार इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि कोरोना अगर एक व्यक्ति को हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो क्या वो दोबारा कोरोना संक्रमित हो सकता है? इसके चांसेस है या नहीं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कई केसेस सामने आ गए हैं जिनको दोबारा कोरोना हो गया, एंटीबॉडीज कम हुई और उसके बाद कोरोना संक्रमित एक बार वो फिर से हो गए। तो ये दरअसल ये कितना खतरनाक है? अगर दोबारा कोरोना किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कितना ज्यादा रिस्क रहता है, ये थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं। जब हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन या संक्रमण होता है तो उसके बाद वायरस की वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमारे शरीर में 3 से 4 हफ्ते के बाद स्पाइक करती हैं और वो 3 से 4 महीने तक रहती हैं, और 3 महीने 4 महीने के बाद हम देखते हैं कि उसमें डिक्लाइन हो जाता है और हमारा रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन जितना बढ़ जाता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि अगर हमें कोरोना हो चुका है तो आगे हमें दोबारा कोरोना होने का रिस्क नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी लेवल्स कम है, आपको दोबारा कोरोना का वायरस इन्फेक्ट कर सकता है और उसकी सीवियरिटी भी हम ऐसे जज नहीं कर सकते कि जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम में इन्फेक्शन हुआ तो वो सिवियर नहीं होगा या वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होकर आप निकल जाओगे। इट्स नॉट नेसेसरी। उस समय आपकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज हैं, आपका जो वायरल लोड है वो कितना है, आपका किस ऑर्गन में क्या इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है और आपको किस लेवल तक आईसीयू की या एडवांस मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, ये कहना किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। सो आई फील जो लोग पॉजिटिव भी हैं वो भी ये सोचकर ना रहें कि हमें एक बार हो चुका है तो हमें मास्क नहीं पहनना है। हम काफी लोगों को देखते हैं कि वो कहते हैं मैम हम तो पॉजिटिव हो चुके हैं तो अब हमें मास्क की जरूरत नहीं है या हमें कोई भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप घर में भी देखेंगे तो एक फैमिली में 5 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होते हैं, 2 लोग नेगेटिव रह जाते हैं। लेकिन क्या अगर आप आगे जाकर आपके एंटीबॉडी लेवल्स कम होते हैं तो आपके थ्रू आपके घर वालों को भी इन्फेक्शन हो सकता है जिनको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और अगर आपको भी हुआ है तो आप री इन्फेक्ट हो सकते हैं। So it is very very important to take all बिल्कुल एहतियात आपको बरतना ही होगा। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तब भी आप एहतियात बरतें। ठीक है अंशुमान जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर हम आंकड़ों पे गौर करें सर, तो 1 लाख तक जो आंकड़ा पहुंचने में, संक्रमितों की संख्या पहुंचने में तकरीबन 110 दिन लगे सर, और 10 लाख पहुंचने में 59 दिन का वक्त लगा, 10 से 20 लाख होने में 21 दिन लगे, 20 से 30 लाख होने में 16 दिन लगे और 30 से 40 लाख होने में महज 13 दिन का वक्त लगा। ये जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जो दिन है उनकी संख्या कम होती जा रही है सर, ये कितना खतरनाक है? क्योंकि अब 30 से 40 लाख होने में महज 13 दिन का वक्त लगा, तो अब जो 10 लाख की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि ये तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटे में अगर 86,000 का आंकड़ा अगर सामने आता है तो ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 10 लाख और होने में, इसमें प्लस होने में कितने दिन का वक्त लगेगा। तो ये कितना खतरनाक है और इससे ये आंकड़ा इतना ज्यादा ना बढ़े सर, और क्या कुछ एहतियाती कदम सरकार की तरफ से अब उठाना चाहिए? जी नेहा, इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मैं समझाता हूँ। 2 चीजें समझने की जरूरत है, रिप्रोडक्शन नंबर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो लॉकडाउन किया गया था उसका पर्पस 3 ही होता है, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। मतलब अल्पीकरण कर दो, इन्फेक्शन की दर जो है उसको स्लो कर दो, धीरे कर लो क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। प्रिपेयर्डनेस, तैयार कर लो, मतलब उस समय अस्पताल आपके तैयार हो जाएं, बिस्तर तैयार हो जाएं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तैयार हो जाए, ये सारी चीजें। एंड टेस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लॉकडाउन के समय हो जाना चाहिए था, जिससे आपको पता चलता कहाँ कैसे ज्यादा निकल रहे हैं, उस एरिया को आप सील कर सकते हैं कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए।
तो ये अब बात आती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नंबर ऑफ केसेस जितने ज्यादा हो गए, उदाहरण के तौर पे आपने कहा 10 लाख से 20 लाख, तो 10 लाख से 20 लाख होने में समय कम लगेगा। ऑलरेडी इन्फेक्टेड व्यक्ति जो हैं कई जगह घूम रहे हैं, उनसे कई ज्यादा व्यक्ति, क्योंकि अगर 100 से 200 होना है और 10 लाख से 20 लाख होना है, नंबर से ओबियसली ज्यादा होना। तीसरी बात आती है कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, ये समय निकल गया है जिस समय की लॉकडाउन करके और कुछ करके संक्रमण को आप रोक सकते थे। अब आप समझ लीजिए कि पूरे कंट्री में वायरस है, कोई भी ऐसी जगह कंट्री का एक भी कोना नहीं है जो वायरस से अछूता है। आप समझ लीजिए कि आपके चारों तरफ वायरस है, आपको अपने आप को ही बचाना है। इसलिए लॉकडाउन अब कोई इसका समाधान नहीं बचा। अगर आप कह दें कि आज भी लॉकडाउन जैसे कोई फैशनेबल वीकली लॉकडाउन जैसा कुछ ट्रेंड चल रहा है कुछ राज्यों में, बिल्कुल गलत है, उसका कोई रोल नहीं है। व्यक्ति की, नागरिक की, सिटीजन की साइंटिफिक टेम्पर ही है जो अब इस वायरस से बढ़ने वाले संख्या को कम कर सकता है। मतलब हर इंसान अपनी सोच वैज्ञानिक तरीके से करने लगे, मतलब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन ना माने। आमतौर पे क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वाले समझते हैं उनको कुछ रूल लॉ एक्सिक्यूट कराना है, तो पब्लिक सोचती है कि तुम कराना चाहोगे तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना है। पब्लिक को खुद अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है, समाज के स्वास्थ्य की चिंता करनी है और पूरे देश के राजस्व की चिंता करनी है, तभी जाके इसको आप रोक सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये आपको खुद समझना होगा कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जहाँ एक तरफ बढ़ रही है तो वहीं ये भी कहा जा सकता है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ज्यादा उपलब्ध शायद ही हो पाए जितनी रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। भाई साहब चेकिंग। पहले ब्रशिंग, चूना चूना हर दिन चूना, दांतों को चूना लगने से बचाने वाला चाहिए। चूना चूना हर दिन चूना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? साधारण टूथपेस्ट का इस्तेमाल यानी अधूरी सफाई। अब अधूरी सफाई नहीं, नया डाबर बबूल आयुर्वेदिक पेस्ट। इसमें है 5 आयुर्वेदिक तत्व, लौंग कीटाणुओं से लड़े। और बबूल यानी कुदरती मजबूत दांत। डाबर बबूल आयुर्वेदिक पेस्ट यानी कुदरती मजबूत दांत। GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. Medical facilities have been provided to the people. Thousands of people across the world. There are lots of landslides. Welcome to the Nordis Bulletin on APN. And welcome to Nordis Bulletin on APN. चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार क्योंकि बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस भयावह रूप ले रहा है और हर रोज तकरीबन 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और ये जो मामले सामने आ रहे हैं न सिर्फ हैरान परेशान करते हैं बल्कि लोगों को सीधे डराते भी हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक सवाल इस बात को लेकर भी अंशुमन जी की मृत्यु दर को सर कैसे कम किया जाए। देखिए, कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है और लगातार इस तरह की बात भी की जा रही है कि भारत में तमाम और देशों की तुलना में मृत्यु दर कम है और इस मृत्यु दर को और ज्यादा कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कैसे ये मुमकिन है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा नेहा आपने। सब लोग इसी में खुश हो रहे थे कि भारत में मृत्यु दर बहुत कम है। अच्छी बात है, हमें तो अपने लोगों की जान बचानी है और भी कम कर सकते हैं। भारत में मृत्यु दर कम इसलिए है कि जो विरुलेंट स्ट्रेन वायरस का था जिसमें मारक क्षमता ज्यादा थी उसका परसेंटेज भारत में कम रहा। भारत में लेस विरुलेंट वायरस का परसेंटेज ज्यादा रहा, तो अच्छी बात थी। लेकिन आप जब इस आंकड़े को कैलकुलेट करेंगे जितने लोग मर रहे हैं उनमें अधिकतम लोग ऑक्सीजन, बेसिक ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं। तो इसी में आपने पहले भी सवाल पूछा था कि कोविड एरा में
नॉन कोविड मरीजों की संख्या या उनके इलाज की सुविधा नहीं मुहैया कराने के कारण उनकी जान चली गई, जैसे कैंसर या हार्ट के मरीजों की संख्या। यही समय है जिस समय इंट्रोस्पेक्शन आत्मविश्लेषण की जरूरत है, सरकार को करना चाहिए, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द फैसिलिटी करने का बहुत सही समय है। मतलब सारी चीजों का समाधान, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सिर्फ बड़े शहरों में ही क्यों है, जैसे दिल्ली मुंबई जैसी जगहों में, चाहे वो कोरोना का इलाज हो चाहे नॉन कोरोना जैसे कैंसर या हार्ट डिजीज की सुविधाओं के। उसी में कोरोना में कैसे कर सकते हैं, पब्लिक के लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, हर लक्षण को सस्पेक्ट करें कि आपको कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, संपर्क करने में हर्ज नहीं है, टेलीफोनिक, वीडियो कॉल या स्वास्थ्य सेंटर जो है वहां पे जाके जांच जितनी जल्दी कराएं, जितना जल्दी डिटेक्ट हो। कभी भी किसी भी सांस में होने वाले तकलीफ को या किसी भी डायरिया या बॉडी एक जो सीजनल फ्लू के लक्षण उसको इग्नोर ना करें। ये तो इंडिविजुअल हर इंसान को करना है, व्यक्तिगत तौर पे। सामाजिक तौर पे मोरल एंड सोशल सपोर्ट जरूरी है। जब भी लगता है कोई कोविड पेशेंट है, सब लोग उससे दूरी बनाते हैं। उनको सोशल सपोर्ट की क्या आवश्यकता है कि उनको किस तरह से उनका खाना, उनकी दवा उनको मुहैया कराया जाए, उनको स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाए, और सरकार को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द फैसिलिटी करना पड़ेगा और एक नियम लगा के पूरे कंट्री में स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें बेसिक जरूरत है टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग एंड ऑक्सीजन सप्लाई। वेंटिलेटर की जरूरत बहुत कम मरीजों में हो रही है, इसलिए मृत्यु दर और भी हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। एक सवाल इस बात को लेकर भी है, यहाँ पे एपी तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, जाहिर तौर पे बहुत पहले की भी अगर हम बात करें, कोरोना वायरस के दस्तक देने से पहले भी बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन अब तो और ज्यादा शर्मराई हुई है, या यूं कहें कि अगर -23.9% पर जाती है तो ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ये दरअसल एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को बेहतर करना अभी सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, और आत्मनिर्भर भारत को जिस तरह से बल दिया जा रहा है, चीन के सामान पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में कितना मददगार साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए नेहा जी, जहाँ तक अर्थव्यवस्था को तेजी देने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि जैसे निर्माण का क्षेत्र है, व्यापार है, होटल और उड्डयन का क्षेत्र है, इसको खास तौर पे तेजी देनी होगी। साथ ही साथ जरूरत इस बात की होगी कि जो सेवाओं का क्षेत्र है, जिसका योगदान जीडीपी में लगभग 58% बैठता है, उसको किस तरह पटरी पर लाया जाए, और इस सब को कहेंगे दुरुस्त करने के लिए, इनमें सुधार पैदा करने के लिए जरूरत इस बात की होगी कि एक और भारतीय रिजर्व बैंक की जो ब्याज दर की नीति है उसको दोबारा इस तरह रखा जाए कि ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक घटाए। कीमतों के बढ़ने की आशंका से अगर ब्याज दर को आरबीआई नहीं घटा रहा है तो मैं समझता हूँ मौजूदा दौर में उचित नहीं है, क्योंकि रिकवरी के लिए जरूरत होगी कि ब्याज की दरें घटें, लोन सस्ता मिले जो आर्थिक कारोबार करने वाले लोग हैं उनको। दूसरी तरफ राजकोषीय नीति है, जो बजट से संबंधित नीति है, उसमें बहुत अधिक गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि सरकार के खजाने में जो राजकोषीय घाटा होता है, जिसको हम उधारी कहते हैं, वो चालू साल के 4 महीने में लगभग 103% बढ़ गया है। ऐसे में राजकोषीय घाटा को ऊपर रखना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। और बहुत जल्दी तो नहीं कह सकते, लेकिन और इतनी जल्दी अर्थव्यवस्था में तेजी भी नहीं आ सकती, लेकिन ये माना जा सकता है कि सरकार ऐसे क्षेत्रों में खर्च करे जैसे रक्षा का क्षेत्र है, और ये अपरिहार्यता भी दिख रही है। आत्मनिर्भरता की बात आपने की, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तो तभी प्राप्त होगा जब रक्षा के क्षेत्र में R&D पर खर्चा बढ़ाया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा बढ़ाया जाएगा। दुनिया के जो अन्य देश हैं, खासतौर पे पड़ोसी देश जिनसे हमारे अतीत में संबंध, सैन्य संबंध अच्छे नहीं रहे, सामरिक संबंध कटु रहे हैं, उनका रक्षा खर्च उनकी जीडीपी के सापेक्ष ऊंचा है, जबकि भारत का तो 2% से भी कम है मौजूदा स्थिति में। तो इस तरह
आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की जो एक प्राप्ति है उसको भी कहीं सेक्टोरल तरीके से देखनी पड़ेगी। जैसे खेती का क्षेत्र है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वहाँ इसको मजबूती के साथ और कहेंगे तेजी के साथ लागू किया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है तो उसमें बहुत तेजी के साथ या बहुत जल्दी में बिल्कुल हर कहीं ना कहीं हर क्षेत्र को कैटेगराइज करने के साथ ही उन पर बहुत ज्यादा फोकस करने की यहाँ पर जरूरत है, जिस बात का जिक्र आप तिवारी जी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर नेहा आपसे है, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में कोरोना केसेस जिस तरह से बढ़ रहे थे या फिर जिस तरह से इसमें इजाफा देखने के लिए मिल रहा था, उसके बाद सरकार ने या फिर यूँ कहें कि प्रशासन के स्तर पर भी काफी हद तक कोशिशें की गई कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को कम किया जाए और ऐसे में उसमें सफलता भी कहीं ना कहीं मिली। अब अगर हम देखें तो एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं और तकरीबन 90% जो बेड है दिल्ली में अस्पतालों में भर चुके हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है मैम कि क्या वजह इसके पीछे मानती हैं? क्या लोगों में ये चीज आ गई थी कि अब तो कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, या राजधानी में तो अब कोरोना बहुत नामो निशान का रह गया है, तो ऐसे में लापरवाही लोग बरतने लगे थे जिस वजह से इस तरह के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे? बिल्कुल, आप देखिए पहले हमारी दिल्ली में बहुत केसेस कम हो गए थे, 600-700 तक हम पहुंच गए थे, बट अब आप फिगर्स को देखेंगे तो फिर हम 3000 के आसपास, 3500 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो इसका सबसे ज़रूरी कारण आई फील यही है कि लोगों ने ये सोच लिया है कि हमारे दिल्ली में तो बहुत केसेस हो गए और हमारे में इम्यूनिटी आ गई है और हम बाहर निकल सकते हैं और अनलॉक के साथ सारी अपनी प्रोसेस नॉर्मल स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो बाहर की एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहाँ से भी लोगों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, बहुत लोग काम पर वापस आ गए हैं और इतने मूवमेंट की वजह से भी आई फील लोगों में क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए हैं जी। और प्रिकॉशंस लोग नहीं ले रहे हैं। यू सी सो मेनी पीपल, आप देखिए कि इतने लोग हैं जो मास्क के नाम पर खाली मास्क लेकर चल रहे हैं लेकिन उनकी नाक कभी मास्क से नहीं ढकी होगी, उनका मास्क हमेशा नाक के नीचे होगा। क्यों? बिकॉज सांस लेने में उनको परेशानी है मास्क में। ये नहीं समझते हैं कि मास्क उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि सामने वाले की। अगर आप सुरक्षित हैं तभी आपसे सामने वाला सुरक्षित है। बिल्कुल, लापरवाही जो बढ़ती जा रही है, जाहिर तौर पे यही वजह है कि जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे अंशुमन जी आप दे दीजिए, क्योंकि जो मामले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन टेस्टिंग जिस तरह से बढ़ाई गई है सरकार की तरफ से, आपको याद होगा कि जब कोरोना ने दस्तक दी थी भारत में तो सिर्फ एक लैब में टेस्टिंग हो पा रही थी और उसके लिए इंतजार करना पड़ता था और ये पता नहीं होता था कि ये शख्स कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। 2 या 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आती थी तब पता चलता था। लेकिन अब जिस तरह से इसमें बढ़ोतरी की गई है, ये सरकार अपने लेवल पे जिस तरह से काम कर रही है, क्या वाकई आपको इस स्तर पे आकर, क्योंकि अभी तकरीबन 10 लाख से 12 लाख टेस्टिंग रोजाना हो रही है, क्या टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है क्या कोरोना पर नकेल कसने के लिए? जी नेहा, साइंटिफिक टेम्पर यही कहता है कि टेस्टिंग आप करेंगे तभी आपको बीमार या संक्रमित व्यक्ति पकड़ा जाएगा और उससे दूसरे में संक्रमण रोक सकेंगे। ये टेस्टिंग बहुत पहले बढ़नी चाहिए थी, लॉकडाउन 1 में ही मैक्सिमम टेस्टिंग होनी चाहिए थी, नहीं हुआ जिसके कारण केसेस बढ़े। अभी भी टेस्टिंग जो बढ़ाए जा रहे हैं, आमतौर पे हम देखते हैं कम से कम 2 to 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन हम टेस्ट करते हैं, तब कहते हैं स्क्रीन करते हैं। उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक मतलब जिसमें लक्षण है उसी को टेस्ट नहीं करना है। आप स्क्रीनिंग, रैंडम स्क्रीनिंग एक चीज होती है जो यूएस में बहुत अच्छा किया था उन्होंने। एक कम्युनिटी बेस्ड फेसबुक से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था कि रैंडमली चेक करो जो लोग बाहर नहीं निकल रहे उनमें कितने % में संक्रमण है। उनमें भी देखा गया 4.8% में संक्रमण पाया गया। तो उसको रैंडम स्क्रीनिंग इसलिए करना जरूरी है, आपको पता चलता है इंडिया में 80 to 84% एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, मतलब जिनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन कोरोना वायरस लेके घूम रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं। और कुछ लोग सुपर स्प्रेडर हैं। सुपर स्प्रेडर का मतलब है जिनमें वायरस लोड बहुत ज्यादा है और एक व्यक्ति से लगभग 6.8 मतलब लगभग 7 व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। तो ऐसे लोगों को तभी आप पकड़ पाएंगे जब टेस्टिंग बढ़ाएंगे। और टेस्टिंग बढ़ाना किसी भी सरकार की नाकामयाबी नहीं मानी जाती है। अगर आपके यहाँ नंबर ऑफ केसेस ज्यादा निकले तो सरकार से मेरी अपील है, आप इसको अपनी नाकामयाबी मत समझिए, आपकी कामयाबी होगी। क्योंकि टेस्ट बिल्कुल बढ़ाएं आप।
बिल्कुल, टेस्टिंग बढ़ानी होगी और जाहिर तौर पे इसके बाद ही कोरोना पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन सरकारों को भी ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य को कितने तवज्जो सरकारों ने दी है, ये जाहिर तौर पर देखने के लिए मिला है कि देश की जीडीपी का कितना सा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च किया जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब इस तरह की महामारी आ जाती है उसके बाद सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन क्यों नहीं उससे पहले हम बेहतर इंतजाम करते। इस तरफ सोचने की जाहिर तौर पर जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। डाबर लाल दंत मंजन, ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले